कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा लिखित चलते हैं। ये रचना उन्हीं की है। तो ये आपके रघुवीर सहाय जी दिखाई दे रहे हैं और इनकी कविता से भी रूबरू होते हैं। क्या लिखा है इन्होंने? क्या लिखा है? कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके ओठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुला रहे हैं। कैमरा ये सामने दिखाई दे रहा है और कैमरे में ये लेकर के माइक आपका खड़ा है वो, और उससे पूछने का पूरा कोशिश कर रहा है, सारी टीआरपी बटोरने की कोशिश। चलिए देखिए, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। चलते हैं कवि के परिचय की तरफ चलते हैं बच्चों। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर। आप पेशे से पत्रकार थे। आपने प्रतीक अखबार में सहायक संपादन के रूप में काम किया। आप कुछ समय तक आकाशवाणी के समाचार विभाग हैदराबाद के प्रकाशित कल्पना पत्रिका, दैनिक नवभारत टाइम्स और दिनमान पत्रिका से भी संबंध रहे हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1990 में दिल्ली नगर में आपका देहांत हो गया। रचनाएं क्या हैं इनकी देखते हैं। आप नई कविता के प्रभावी हस्ताक्षर हैं। आपकी रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। आपके प्रमुख काव्य संकलन निम्नवत हैं। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो आदि। काव्यगत विशेषताओं पर भी प्रकाश डालना है। अभी आप एक संवेदनशील कवि हैं। आपने आम आदमी की पीड़ा को अपने काव्य का विषय बनाया। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस यानी बेमुरव्वत भाषा में प्रगतिशील संचेतना संपन्न काव्य सृजन आपके काव्य की विशेषता है। आपने घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना में स्थायित्व प्रदान किया। आपकी रचनाएं हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म की खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं हैं, अपितु आत्मान्वेषण के माध्यम है। आपने कविता को एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव से सज्जित किया है। आपकी लेखनी महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही नहीं, अपितु जिनको हाशिए पे रखा जाता है, खूब सक्रिय रही हैं।
भाषा शैली की भी बात करते हैं। आप मूलतः बातचीत की सहज शैली प्रधान साहित्यकार हैं। जातीय या व्यक्तित्व स्मृतियों को आपने न के बराबर स्थान दिया है। मार्मिक, उजास और व्यंग बुझी, खुरदरी, मुस्कान युक्त सजीवन भाषा शब्द से आपकी कविता समृद्ध है। साथ ही छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं। कविता का सार देखते हैं बच्चों। पाठ में रघुवीर सहाय उन असंवेदनशील मीडिया कर्मियों के व्यवहार को दर्शाते हैं जो अपाहिज व्यक्तियों की असमर्थता, दीनता का व्यवसायिक लाभ उठाते हैं। उन्हें दूरदर्शन पर कैमरे के सामने प्रस्तुत कर उनके प्रति संवेदनशीलता नहीं वरन करुण हास्य को जन्म देते हैं। मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति पर जबरदस्ती रोने के लिए दबाव बनाते हैं, उनकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं। वे अपने संवाद, क्रियाकलाप, इशारों आदि से अपाहिज की पीड़ा को उकसाती है। मीडिया कर्मी अपाहिज व्यक्ति के विकृत अंगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें दूरदर्शन कैमरे पर दिखाएंगे, जिससे दर्शकों पर गहरा और मार्मिक प्रभाव पड़ सके और वे अपाहिज की बेबसी और पीड़ा को समझ सकें। इस प्रकार वे एक खेल सा दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं और जनता दर्शकों के बीच अपने चैनल की प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। यह सारा नाटक व्यवसायिक लाभ के लिए किया जाता है। चलिए अब चलते हैं प्रसंग संग सहित इनकी व्याख्या करेंगे हम। और पहला पार्ट लेते हैं इसका। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। शब्दार्थ लेते हैं बच्चों। समर्थ मतलब सक्षम है, शक्तिवान मतलब ताकतवर, दुर्बल मतलब कमजोर, अपाहिज मीन्स अपंग। संदर्भ है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। इस कविता में कवि ने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाली व्यवसायीकरण और उसके फलस्वरूप उत्पन्न नैतिकता के पतन को चित्रित किया है। व्याख्या कर लेते हैं। इस कवि मीडिया पत्रकारों की जो स्वयं को सर्वथा शक्तिशाली समझता है मानसिकता को दर्शाते हुए कहता है कि हम पत्रकार या मीडिया एक अपाहिज को भी दूरदर्शन कक्ष में लाकर उससे ही उसके अपाहिज होने की पुष्टि स्वरूप प्रश्नों की उस पर बौछार सी करते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है, कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति टेक्नीशियन को निर्देशित कर उस कैमरे पर इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करने को कहता है। एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी को व्यक्त करना नहीं, अपितु उसने दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा या दया की भावनाओं को जागृत कर उसका व्यवसायिक लाभ उठाता है। अब इसमें प्रश्नोत्तर की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि एक कविता के नाम बताइए। चलिए नंबर 2 में काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले आने वाले व्यक्ति कैसे हैं? नंबर 3 है दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? और नंबर 4 क्वेश्चन है अपाहिज व्यक्ति अपना दुख नहीं बता पाता क्यों? तो उत्तर चलते हैं। पहला है प्रस्तुत काव्यांश के कवि रघुवीर सहाय एवं कविता का नाम कैमरे में बंद अपाहिज है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे का हम अगले पेज पे चलते हैं। ये है काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले आने वाले लोग बेहद असंवेदनशील
एवं अमानवीय किस्म के व्यक्ति हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा का प्रदर्शन करके व्यवसायिक लाभ एवं सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना है। दूरदर्शन पर ले आकर दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से उसकी पीड़ा को उभारने वाले और उसके दुख को और भी बढ़ा देने वाले प्रश्न पूछते हैं, जैसे आप अपाहिज हैं तो क्यों, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप अपने अपाहिज होने से कितने दुखी हैं, इत्यादि। नंबर चौथे का आंसर है अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख का कारण उसे बता नहीं पाता। वास्तव में पीड़ा की स्थिति में होना स्वाभाविक है। दुखी व्यक्ति अपने दुख के बोझ से इतना अधिक दबा होता है कि वह अभिव्यक्ति शून्य हो जाता है। आगे प्रश्न है, इस काव्यांश में भाव सौंदर्य की विशेषता बताइए। तो ये उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से दूरदर्शन और मीडिया के चमक दमक भरे वातावरण के पीछे काम कर रही व्यावसायिकता और अमानवीयता से पूर्ण मानसिकता को प्रदर्शित किया है। अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहता है कि दुख और उससे उत्पन्न स्थितियां आदमी को किस प्रकार असहाय कर देती हैं, जबकि दूसरी ओर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो पीड़ा के सौदागर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कविता की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। और नंबर 3 क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त छंद कौन कौन सा है। तो हम इनके उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। तो ये उत्तर है दोनों के। कविता की भाषा सरल, सहज तथा शैली नाटकीय है। कवि के अत्यंत सामान्य भाषा में व्यंग प्रधान कविता की रचना की है। कविता अनायास ही जीवंत बन पड़ी है, जो मीडिया की अमानवीय मानसिकता को उजागर करती है। नंबर 3 का उत्तर है, साहित्यिक कड़ी बोली में रचित इस कविता में कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। चलिए अगले आगे चलते हैं। कविता में जरा सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। रोचक में दिलचस्प, वास्ते मतलब के लिए, इंतजार मतलब प्रतीक्षा। संदर्भ लेते हैं, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग की बात करते हैं। कवि दूरदर्शन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता की भाव भंगिमा युक्त प्रस्तुति का चित्रण किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि जरा सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। वास्तव में कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, जो किसी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में निहित है, वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है। जैसा प्रश्न अमानवीय की हद पार करने जैसा है। वस्तुतः जो दुखी है वह तो स्वयं ही इतना आहत होता है कि उसका कुछ न बोल पाना स्वाभाविक है। लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना को कुरेद कर उसका व्यवसायिक लाभ उठाना और कार्यक्रम को सफल बनाना है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला उसके अपाहिजपन को नाटकीय और हास्यपद बना देता है। इसके बाद वह दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो सकती है।
वह अपाहिज व्यक्ति के से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है, जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है, किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नजर में सफल में प्रभावशाली बनाना है। प्रश्न है, अब अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो ये उत्तर है बच्चों, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का उद्देश्य केवल अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाना तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करके अपने चैनल की प्रसिद्धि को बढ़ाना, इसकी प्रसिद्धि को बढ़ाना। दुखी व्यक्ति के दुख से उनका कोई संवेदनात्मक संबंध नहीं है, वे उसकी पीड़ा का इस्तेमाल अपने प्रसिद्ध एवं आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। प्रश्न अगला है, किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना कहां तक उचित है? तो उत्तर है बच्चों, किसी के दुख की प्रस्तुति करके कार्यक्रम को रोचक बनाना अत्यंत निंदनीय और मानवता के विरुद्ध कार्य है। जो दुखी है उसके दुख का प्रदर्शन करना, उससे तरह तरह के दुखदायी प्रश्न करना, स्वयं इशारे करके दुखी मुद्रा बनाना आदि वास्तव में दुख का उपहास करना है। यह एक ऐसा कार्य है जिससे मानवता के विरुद्ध अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह किसके लिए कहा गया है? तो उत्तर है ये, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यह दर्शकों के लिए कहा गया है। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला अपाहिज व्यक्ति से साक्षात्कार लेते हुए बीच बीच में दर्शकों से भी कुछ कहता है। कार्यक्रम से दर्शकों को जोड़े रखने के लिए ऐसा किया जाता है। चौथा है, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे में कैसा भाव निहित है? यह कथन किसका है? उत्तर है ये, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे में क्रूरता का भाव निहित है। इसमें दूरदर्शन पत्रकार के दुस्साहसिक नकारात्मक आत्मविश्वास का भाव भी अभिव्यक्त होता है, मानो उसे पूरा विश्वास है कि वह ऐसे सवाल पूछेगा कि अपाहिज व्यक्ति के पास रोने के अतिरिक्त और रास्ता न होगा। इस प्रकार उसके सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों में करुणा एवं सहानुभूति का भाव जागृत हो जाएगा और यह प्रस्तुति की सफलता होगी। यह कथन दूरदर्शन पर अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने वाले पत्रकार का है। काव्यांश में संवाद की प्रस्तुति किस भाषा शैली में हुई है? तो ये उत्तर है बच्चों, काव्यांश में संवाद की शैली प्रस्तुति के लिए सरल, सहज किंतु मार्मिक व्यंग प्रधान भाषा का सहारा लेते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर एक कटु यथार्थ को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें एक ऐसे सत्य को उजागर किया गया है जिसके बारे में मूल रूप से बहुत कम लोग जानते हैं। टेलीविजन ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया के पीछे कितनी अमानवीयता और क्रूरता है, जो दुख को भी व्यावसायिक बनाकर कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करके उसके माध्यम से खुद को प्रसिद्ध एवं समृद्ध बनाना जानती है। उसे किसी दुखी व्यक्ति की भावनाओं का कोई ध्यान नहीं रहता, उसका उद्देश्य केवल व्यावसायिक लाभ कमाना है। नंबर दूसरा प्रश्न है, कोष्टकों के अंतर्गत दिए गए शब्द प्रयोग का कारण लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, कोष्टकों शब्द प्रयोग एक नवीन प्रयोग है जिसके माध्यम से कवि अपनी ओर से अप्रत्यक्ष बातें कहकर काव्य की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। कविता में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, यह कविता प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय द्वारा मुक्त छंद में रची गई है। यह कविता सहज बातचीत की शैली में लिखी गई कविता है। अगली पैराग्राफ पे चलते हैं। इसके अगले पोएम पे का पार्ट है, हम फिर पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हमें जो है दोनों को एक संग रुलाना है। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। चलिए शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। कसमसाहट बेचैनी है, अपंगता मतलब अपाहिज है, अपाहिजपन को बोलते हैं। धीरज मीन्स धैर्य, पर्दे पर यानी टीवी पर। युक्त मतलब जुड़ा हुआ, कसर मीन्स कमी। संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रघुवीर सहाय जी हैं। प्रसंग की बात करते हैं। यहाँ कवि ने दूरदर्शन पर अपंग व्यक्ति के बड़े बड़े चित्र और प्रतिमाएं दिखाते हुए मीडिया कर्मियों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होठ की कसमसाहट अर्थात पीड़ा को शब्दों से व्यक्त कर पाने और न व्यक्त कर पाने के बीच उसके चेहरे पर उभरा असमंजस जनित पीड़ा बेचैनी को दर्शकों को दिखाने की बात करते हुए दर्शकों से उसे ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने के लिए कहता है। उसकी दृष्टि में कार्यक्रम तभी सफलता माना जाता है जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों का ही मनोदशा दुख पीड़ा से परिपूर्ण एक जैसी हो जाएगी। अपाहिज व्यक्ति अपने शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देशन पर जो नहीं पाता, तो वह उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है, यानी एहसास करता है। जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत जरूरी है। कवि कहते हैं कि इस टेलीविजन पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिकता, सफलता और लोकप्रियता। पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इस सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक है और भयावह स्थिति है, क्योंकि इससे अमानवीय एवं त्रासद स्थितियां पैदा होती है जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से कष्टदायी है। प्रश्न है, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले क्या करते हैं? काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, अपंगता की पीड़ा दर्शाने के लिए दूरदर्शन वाले दूरदर्शन के पर्दे पर एक फूली हुई बड़ी आंख की बड़ी तस्वीर तथा अपाहिज व्यक्ति के होठों की कसमसाहट अर्थात कहने और न कहने के असमंजस जनित पीड़ा समाहित व्यक्ति के चेहरे के भावों को दिखाते हैं। वस्तुतः वे ऐसी पीड़ा को अधिक प्रदर्शित करने को कहते हैं। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, यह कथन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का है जो तकनीकी निर्देशन देते हुए कहता है कि उसे अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को ही एक साथ रुला देना है। अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा के कारण और दर्शक उसकी पीड़ा से प्रभावित होकर रो देंगे, तभी कार्यक्रम को व्यावसायिक दृष्टि से सफल एवं लोकप्रिय माना जाएगा। प्रश्न है अगला, पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कथन किस बात की ओर इशारा करता है? तो उत्तर है ये पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसा कहकर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला बताना चाहता है, यानी ये बताना चाहता है कि वह कितने महत्वपूर्ण संचार माध्यम में कार्य कर रहा है। समय की कमी
टेलीविजन के महत्व को सूचित करती है। यह भी अपाहिज व्यक्ति तथा दर्शक दोनों को ही उस क्रूरता से अनजान रखने का एक सार्थ आकर्षक ढंग है जो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन वालों द्वारा अपाहिज व्यक्ति के साथ पर्दे की आड़ में की जा रही है। प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता क्या साबित करना चाहता है? तो ये उत्तर है बच्चों, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुत यह साबित करना चाहता है कि उसे शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त अपाहिज व्यक्ति के प्रति गहरी संवेदना है। उसकी पीड़ा को सामान्य दर्शकों को बताकर उसने बेहद मानवीय और सामाजिक कार्य किया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य तो केवल दर्शकों को किसी तरह प्रभावित करके व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना है। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, काव्यांश में कवि ने नाटकीय एवं व्यंग्यात्मक भाषा का सहारा लेकर मीडिया की अमानवीय कार्यशैली को प्रभावी रूप से पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। टेलीविजन की चमक भरी दुनिया के कटु यथार्थ अपने वास्तविक रूप से हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार पीड़ा, दुख, दर्द और असहज जीवन स्थिति में रह रहे लोगों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के बोध अथवा उद्देश्य से प्रसारित किए जाते हैं। उनके पीछे व्यावसायिक मानसिकता काम करती है। प्रश्न है, काव्यांश की भाषा कैसी है? तो उत्तर है, काव्यांश की भाषा स्पष्ट, सरल परंतु व्यंग की धार से युक्त है। इसमें भाषा शिल्प की अपेक्षा भाव सौंदर्य पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। अतः मार्मिक अभिव्यक्ति हेतु सहज एवं कसी हुई भाषा का प्रयोग दृष्टव्य है। प्रश्न है, काव्यांश की शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, काव्यांश की शैली एक नए ढंग की नाटकीय शैली है। कविता के भावों को अधिक प्रभावी स्पष्ट बनाने हेतु कोष्ठकों के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो प्रायः गद्य लेखन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? तो उत्तर है, समकालीन कविता में छंद तो बंधन मुक्त होती ही है, साथ ही साथ पंक्तियों के समाप्त होने का अंदाज कवि की मौलिकता पर भी निर्भर होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कोष्ठकों और विराम चिन्हों का प्रयोग पाठक को संकेत देने एवं भावों को स्पष्टता के लिए किया है। कोष्ठकों में वे पंक्तियां रखी गई हैं जिन्हें दूरदर्शन कार्यक्रम के संचालक अथवा निर्माता या तो आपस में बोलते हैं या सोचते हैं। इन सभी पंक्तियों से यही अर्थ निकलता है कि मीडिया के लोगों के पास संवेदनाएं नहीं हैं। कोष्ठकों की पंक्तियों से शारीरिक और मानसिक अपंगता का पता चलता है। कार्यक्रम अपाहिज पर तैयार हो रहा है और कार्यक्रम के निर्माण हेतु कोष्ठक में कही गई बातें निर्देश हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दर्द बेचकर प्रसिद्धि एवं आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे एवं प्रसिद्धि के लिए टेलीविजन पर कुरेदना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। किसी की हीनता, अभाव, दुख और कष्ट सदा से करुणा के कारण रहे हैं, मगर इन कारणों को सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में प्रसारित करना और अपने चैनल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनकर उसे फूहड़ ढंग से प्रदर्शित करना क्रूरता है। प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तो उत्तर है बच्चों,
इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर प्रसिद्धि पाई जा सके। टेलीविजन वाले इस भ्रम में रहते हैं कि वे समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, जिसको चाहें उठा दें और जिसको चाहें गिरा दें। अपनी मान्यताओं और धारणाओं को श्रोताओं दर्शकों पर प्रायः थोपते ही रहते हैं। अपाहिज तो प्रकृति से ही दुर्बल है, अपनी पीड़ा कहने की सामर्थ्य भी जिसमें ना हो उससे अधिक दुर्बल और कौन होगा। इस भाव को इस वाक्यांश में व्यक्त किया गया है। प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? तो उत्तर है बच्चों, प्रश्नकर्ता एकमात्र उद्देश्य है अपने कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाना। दर्शक तभी रोएगा जब वह उस व्यक्ति के दुख से दुखी होगा जो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। जब दोनों साथ साथ रोएंगे तो समझा जाएगा कि प्रस्तुतकर्ता का कार्यक्रम अच्छा रहा। यदि ऐसा हो जाएगा तो उनका कार्यक्रम सफल माना जाएगा, जैसा कि वे चाहते हैं। उनकी इच्छा यही है कि अपाहिज को रुलाकर ऐसा कर्णिक दृश्य उपस्थित किया जाए जिससे दर्शक भी द्रवित हो सकें। दर्शकों के द्रवित होने और रोने से उस चैनल विशेष की लोकप्रियता बढ़ेगी। लोकप्रियता बढ़ने से उन्हें धन, व्यवसाय में वृद्धि एवं प्रशंसा हासिल होगी और यही उनका उद्देश्य भी है। उनका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उस व्यक्ति की सोच और उसकी सब जो वेदना है का हूबहू चित्रण दर्शाया गया है, जैसा कि वो है देखने में। प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? तो उत्तर है बच्चों, कवि कहते हैं कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगे, लेकिन वे इस रोने वाले दृश्य को ज्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते क्योंकि ऐसा करने से उनका पैसा बर्बाद होगा। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कवि परोक्ष रूप से कहना चाह रहा है कि पर्दे पर किसी भी भावना, संवेदना, दुख, दर्द, मान अपमान, अन्य किसी भी बात की कोई कीमत नहीं है। कभी मीडिया द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों की निंदा की है। वह चाहता है कि अपंग और अपाहिजों के साथ सामाजिक उचित और संवेदनशील व्यवहार करें। प्रश्न है, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र या परिचय लोगों में से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? तो उत्तर है ये, जिस प्रकार एक मित्र का परिचय करवाया जाता है ठीक उसी प्रकार परिचय करवाएंगे। हम शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे अपने मित्र का अन्य मित्रों की तरह परिचय देंगे और उसे यह एहसास नहीं होने देंगे कि उसकी स्थिति लाचार, बेबस व्यक्ति जैसी है। आगे होने वाली बातचीत में सामान्य चर्चा के बीच यह बताएंगे कि किस प्रकार इनकी यह स्थिति हुई है। ऐसे व्यक्तियों में बहुत जीविसा होती है। ये कष्टों से बिल्कुल भी नहीं घबराते। मेरा मानना है कि शारीरिक चुनौती मनुष्य को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मनुष्य में उत्साह हो तो वह कुछ भी कर सकता है। प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्यों से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखिए।
तो उत्तर है ये, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर लोगों के मन में प्रेम, सौहार्द, दया, सहानुभूति की भावना का विकास होता है। ये आपस में एक दूसरे के का दुख दर्द समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी स्वयं को हेय दृष्टि से नहीं देखते। वे भी स्वयं को समाज का हिस्सा मानकर सक्रिय सदस्य के रूप में ढलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रश्न है, यदि आपका इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, यानी यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। उत्तर है बच्चों, प्रति दूरदर्शन निदेशक, भोपाल, दूरदर्शन केंद्र, भोपाल, मध्य प्रदेश। चलिए क्या लिख रहे हैं, महोदय, शुक्रवार 25 जनवरी सन 2019 रात 7:30 बजे भोपाल दूरदर्शन केंद्र से झंझावत कार्यक्रम के अंतर्गत कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आशा के विपरीत यह कार्यक्रम जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, निश्चय ही इससे मीडिया पत्रकारिता जगत की असंवेदनशीलता को जानकर बड़ी निराशा हुई है। आज व्यावसायिकता के प्रभाव में चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मात्र अपने लाभ की सोचता है। मीडिया द्वारा सर्वथा एक अपाहिज को भी अपने व्यवहारिक लाभ के रूप में देखना सचमुच में अतीव सोचनीय है। निदेशक जैसे सर्वथा जिम्मेदार पद पर आसीन होने के नाते आपसे अपेक्षा है कि नैतिकता व मानवीयता पहलुओं को माध्यम में रखते हुए आप ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होने देंगे। धन्यवाद। भवदीय रणविजय सिंह, मतलब अपना नाम लिखना होता है यहाँ पे। प्रश्न है, नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। उम्र 5 साल, संपूर्ण रूप से विकलांग और दौड़ गया 5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह कारनामा कर दिखाया। पवन ने बिहारी बुधिया के नाम से प्रसिद्ध पवन जन्म से ही विकलांग है। इसके दोनों हाथ का पुलवा नहीं है, जबकि पैर में सिर्फ एड़ी ही है। पवन ने रविवार को पटना के कारगिल चौक से सुबह 8:40 पर दौड़ना शुरू किया। डाक बंगला रोड, तारामंडल और आर ब्लॉक होते हुए पवन का सफर 1 घंटे बाद शहीद स्मारक पर जाकर खत्म हुआ। पवन द्वारा तय की गई दूरी के दौरान उम्मीद स्कूल के तकरीबन 300 बच्चे साथ दौड़कर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। सड़क किनारे खड़े दर्शक यह देखकर हतप्रभ थे कि किस तरह एक विकलांग बच्चा जोश एवं उत्साह के साथ दौड़ता चला जा रहा है। जहानाबाद जिले का रहने वाला पवन नवरसना एकेडमी बेउर में कक्षा 1 का छात्र है। असल में पवन का सपना उड़ीसा के बुधिया जैसा करतब दिखाने का है। कुछ माह पूर्व बुधिया 65 किलोमीटर दौड़ चुका है, लेकिन बुधिया पूरी तरह स्वस्थ है, जबकि पवन पूरी तरह से विकलांग। पवन का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करने का है। 9 अक्टूबर सन 2006 हिंदुस्तान से साभार, मतलब हिंदुस्तान से ये लिया गया है। अब इसमें उत्तर की बात चलते हैं। पत्रकार मास्टर पवन, सर्वथा आपके इस अद्भुत कारनामे के लिए आपको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। पवन, धन्यवाद। पत्रकार बिहार के बुधिया, आप कितने वर्ष के हैं? तो पवन उत्तर देता है 5 वर्ष। पत्रकार, आप कहां और किस कक्षा में पढ़ते हैं? पवन, नवरसना एकेडमी बेउर, कक्षा 1 में अध्ययनरत हूं। पत्रकार है, बहुत अच्छा सुना है, आप पढ़ाई में भी बहुत तेज हैं। पवन, विद्यालय में 2य स्थान प्राप्त है और सुधार के लिए प्रयासरत हूँ। पत्रकार, शाबाश। आज के इस कारनामे की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? पवन, उड़ीसा के बुधिया से। हमारे शिक्षक एवं सहपाठी सहित सभी हमें सब प्रकार से प्रेरित करते हैं। पत्रकार, इस क्षेत्र में आगे आप क्या करना चाहेंगे? पवन,
मैं निश्चय ही आगे चलकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करना चाहूंगा। पत्रकार गजब, मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार पुनः इस कर्तव्य के लिए बधाई व मुझे समय देने के लिए धन्यवाद। पवन, धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न चलता है आपका। एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेना किस उद्देश्य से संभव है? तो उत्तर है ये, टेलीविजन के चैनल अपने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए तथा कथित सामाजिक सरोकार से संबंधित कार्यक्रम दिखाते हैं। कविता में ऐसी ही कार्यक्रम के दौरान अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया को सामने रखा गया है। इस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य सामाजिक कल्याण तथा लोगों के करुणा की भावना जगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया तथा साक्षात्कार को ले जाना है जहां दर्शकों की भरपूर संवेदना प्राप्त कर चैनल की लोकप्रियता बढ़ाना है। प्रश्न है, दूरदर्शन के स्टूडियो में अपाहिज से क्या प्रश्न पूछे गए और क्यों? तो उत्तर है ये, दूरदर्शन स्टूडियो में अपाहिज से पूछा गया कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ऐसे कई निरर्थक प्रश्न पूछे जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य है अपाहिज की मजबूरी का लाभ उठाकर चैनल द्वारा अपना कार्यक्रम सफल बनाना। इस उदाहरण के माध्यम से कवि पाठन का परिचय एक ओझी व्यवसायिक मानसिकता वाले मीडिया से करवाना चाहता है। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि कविता संवेदनहीन सूचना तंत्र पर एक व्यंग है। उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज कविता संवेदनशील सूचना तंत्र पर एक तीखा व्यंग है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर वे दुख दर्द बेचने का काम करते हैं। उन्हें न अपाहिजों की संवेदना होती है और न उनके मान सम्मान की चिंता। उनका उद्देश्य तो सिर्फ पैसा कमाना है। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न बेहद संवेदनशील किस्म के होते हैं, जैसे आप क्या अपाहिज हैं, अपाहिज होकर कैसा लगता है आदि सवाल सूचना तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करते हैं। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, इस व्यंग्यात्मक कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि मीडिया समर्थ तथा सशक्त होते हैं। वे किसी की भी करुणा को खरीद बेच सकते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने लाकर सहानुभूति बटोरना चाहते हैं जो कमजोर और अशक्त हैं। इससे उनकी लोकप्रियता और आमदनी दोनों में वृद्धि होती है। इस कविता के माध्यम से कवि मीडिया के व्यवसायीकरण दृष्टिकोण एवं समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के प्रति उसकी छिलछिली मनोवृत्ति को स्पष्ट करता है। समाज में मौजूद सफेदपोश वर्ग की मानसिकता की पहचान कराने में यह कविता पूरी तरह सक्षम है। प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनशील कहा जा सकता है? तर्क के आधार पर अपने मत की पुष्टि कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में मीडिया संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करने वाले स्वयं संवेदनहीन होते हैं। वे पीड़ित व्यक्ति से अर्थहीन एवं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ऐसे प्रश्न करना है जिससे पीड़ित की वेदना आंसुओं के रास्ते छलक उठे और दर्शक उनके कार्यक्रम में रुचि लें। किसी तरह का टीआरपी बढ़े, यानी किसी भी तरीके से टीआरपी बढ़े और उन्हें उनका व्यवसायिक लाभ प्राप्त हो सके। उनका एकमात्र उद्देश्य अपाहिज या पीड़ा युक्त व्यक्ति की वेदना को दूरदर्शन के माध्यम से बेचना है। प्रश्न है, ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? तो ये उत्तर है बच्चों, अपाहिज अथवा अक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे छिछले कार्यक्रम को कोई ठोस संदेश नहीं देते हैं। ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति सहानुभूति अवश्य जागृत होती है, लेकिन सामान्यतया टेलीविजन चैनलों का व्यावसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला है।
कुंठित करने वाला ही प्रमाणित होता है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अपने व्यावसायिक हितों को साधने वाला मीडिया का एक वर्ग समाज को संदेश देने के लिए अपना कार्यक्रम नहीं बनता है। जहां उद्देश्य वास्तव में ईमानदार हो, वहां लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने एवं सहयोग करने की भावना जागृत होती है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। इस लेसन में मेनली जो कार्यक्रम बनाया गया है वो टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए, यानी लोकप्रियता लोगों की बढ़ सके और पैसा अच्छा मिल सके। ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे जरूर दबाएंगे, जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।